हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही थी आपकी, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग का जो डिमांड कर्व बनता है कैसे बनता है, उसको हमने अच्छे से समझ लिया था। वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि मांग का वक्र बाएं से दाएं नीचे क्यों गिरता है। तो वो कहा था मैंने कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम इसके बारे में भी समझेंगे, उसके रीजंस को देखेंगे और उसे कहाँ से ये समझ सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं। तो आज की वीडियो के टॉपिक रहेगा हमारा। इसी तरह की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे क्यों गिरता है। बाय डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर आपने एक तरह से एक छोटा सा फिगर बना लें अगर कुछ हम लोग ऐसे, तो ये ऐसे ही तो डिमांड बना था आपका डिमांड कर्व इस तरह से कुछ हमारा बना था। यहाँ पर मात्रा थी, यहाँ पर प्राइस था, तो जिस तरह से हमारा तैयार हुआ था। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ढलता हुआ है। क्यों ढलता है, तो पहला पॉइंट इसका हो जाएगा घटती सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि मांग का नियम क्या है, घटती सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता द्वारा वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने पर वस्तु की सीमांत इकाइयों की उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। अब इसको बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझाती हूँ कि क्या मतलब होता है। जैसे कि आपने घर में एक रोटी खाई, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपने एक रोटी खाई, दो खाई, तीन खाई, चार खाई, चार मैक्सिमम आपने खा ली। एक नॉर्मल अगर हम डाइट की बात करें तो चार भी बहुत हो जाएंगी, आपने चार तब भी खा ली। तो चार तक तो आपको क्या हुआ, उससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, संतुष्टि मिली, क्योंकि आप बहुत भूखे थे, आपको बहुत भूख लग रही थी। तो चार रोटी तक आपको बहुत संतुष्टि मिली। उसके बाद भी लेकिन अब मम्मी है तो ज्यादा तो देंगी ही खाने के लिए। उसके बाद मम्मी ने फिर आपको और एक रोटी दी, तो आपका मन तो नहीं किया लेकिन आपने खा ली, लेकिन आपको उससे उतना टेस्ट नहीं मिलेगा जितना आपको उन चार रोटियों से मिला था। उसके बाद फिर अगर मम्मी ने और आपको दी, फिर आपने खाई, तो वहां पर आपका पेट भर चुका है। अब आप जबरदस्ती खा रहे हैं, मन नहीं कर रहा आपका खाने का, ना आपसे खाया जा रहा है लेकिन खा रहे हैं आप। तो वहां पर क्या होता है, आपको अच्छा ना लग के और ज्यादा उलझन सी होने लगेगी। आप खाएंगे तो, लेकिन आपको उससे कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगा। धीरे धीरे टेस्ट वहां से आपका खत्म होने शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप और लेते जाएंगे, खाते जाएंगे रोटियां, तो वहां पर आपका क्या होगा, गिरता चला जाएगा। तो अगर इसे कर्व की तरह एक बात करें कि इसका किस तरह से बनेगा, तो पहले आपने जो रोटी खाई थी, पहली रोटी खाई तो आपको संतुष्टि बढ़ी, फिर दूसरी खाई तो बढ़ी, तीसरी खाई तो बढ़ी, उसके बाद आपके यहाँ पर आके रुक गई। ये आपकी पांचवी रोटी थी जो आपने खाई थी, तो आपको इस पांचवी रोटी पर क्या था, यहाँ पर रुक गई। उसके बाद भी अगर आपने सिक्स खाई, सेवेंथ खाई, तो क्या होगा, नीचे गिरती चली जाएगी। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बस खा रहे होंगे लेकिन आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा, और उससे ज्यादा खाएं तो हो सकता है आपका पेट भी खराब हो जाए। आप उसके बाद शाम का खाना या जो है दूसरे दिन भी ना खा सकें, तो क्या होगा, धीरे धीरे गिरती चली जाएगी। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो सीमांत उपयोगिता नियम होता है उसमें जैसे जैसे आप अतिरिक्त इकाइयां लेते चले जाते हैं, एक्स्ट्रा आप एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो उससे यूटिलिटी आपको उपयोगिता मिल रही थी वो भी घटती चली जाती है, और एक पॉइंट पे आने के बाद वो शून्य भी हो सकती है। तो ये जो मांग का नियम है इसी पर ही चलता है कि किस मूल्य तक आपको एक ऐसी, आप वहां तक ही उपभोग करना चाहेंगे वस्तु का जहां तक आपको, या उतनी यूनिट्स को आप लेना चाहेंगे, मार्केट से खरीदना चाहेंगे जहां तक आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, उसके ऊपर आप नहीं लेना चाहेंगे। तो ये उसी पर ही डिपेंड करता है कि सीमांत इकाइयों की घटती उपभोक्ता के कारण उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को कम कीमत देना चाहता है। कि एक लिमिट तक तो आप देंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको और चीज है खरीदनी पड़े तो आप उतनी कीमत देने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन वहां पर खत्म हो चुका है। अब आपको वहां से कोई टेस्ट नहीं आ रहा, कोई मन नहीं कर रहा आपको उस चीज को लेने का। अगर सपोज कर लीजिए यही आप मार्केट से खा रहे होते, तो एक लिमिट तक तो आप उस रोटी के 10 रुपए पर रोटी देने को तैयार होते, लेकिन उसके बाद जब आपको उपयोगिता घट जाती तो आप उसके लिए 10 रुपए देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन अब समाप्त हो चुका है, या धीरे धीरे एक तरह से कह दें कि कम होता जा रहा है। तो दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाइयों को क्रय करेगा वैसे वैसे वस्तु की कम कीमत देगा, अर्थात कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। तो यानी कि आप कम कीमत पर आप अगर लेना भी चाहेंगे तो आपका ये होगा कि आपको ज्यादा पैसे ना देना पड़े, आप कम पैसों को देकर के उस वस्तु को ले सकें।
तो यहाँ पर कहने का मतलब यही हो जाएगा कि वहां तक कोई भी उपभोक्ता जो है किसी वस्तु की अधिक कीमत देने को तैयार होगा जहां तक उसको उपयोगिता मिल रही होगी। जैसे जैसे उपभोक्ता घटती चली जाएगी वैसे वैसे वस्तु की अधिक कीमत भी देने को तैयार नहीं होगा, वो कम कीमत पर वस्तु लेने को तैयार होगा। तो वही नियम जो है वो आपका मांग के नियम पर भी पूरी तरह से लागू होता है, या ये कह सकते हैं इसी वजह से क्या होता है, जो मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। फिर आ जाता है कि क्रय शक्ति में वृद्धि अर्थात आय प्रभाव, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर और इन इनकम इफेक्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय अथवा क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। यानी कि अगर वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा, कोई वस्तु जैसे कि अगर हम प्रीवियस वीडियो में हमने लिया था सेब का एग्जाम्पल कि 1 किलो सेब अगर 100 रुपए के मिल रहे हैं, अगर उसकी कीमत क्या है 100 रुपए की जगह 80 रुपए हो जाए तो 20 रुपए एक्स्ट्रा आपके पास बच जाएंगे, तो आपकी परचेसिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। अब आप 1 किलो की जगह 1 किलो 250 ग्राम सेब और एक्स्ट्रा भी खरीद सकते हैं, तो जिसके कारण उपभोक्ता को अपना पूर्व उपभोग स्तर बनाए रखने के लिए पहले की तुलना में कम व्यय करना पड़ता है। तो दूसरे शब्दों में वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता पहले किए जाने वाले कुल व्यय में ही अब वस्तु की अधिक मात्रा को खरीद सकेगा। जैसे कि 1 किलो सेब जो थे हम 100 के खरीद रहे थे, 80 का हो गया, तो अब हम उस 100 रुपए में से 1.25 किलो सेब जो है 1 किलो 250 ग्राम और एक्स्ट्रा सेब भी खरीद सकते हैं। इस प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की अधिक क्रय संभव हो पाता है। यही मांग का नियम है कि किस मूल्य पर आप कितनी वस्तु को परचेज कर सकते हैं। इसके विपरीत वस्तु की वृद्धि के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में क्रय शक्ति में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो ये भी रीजन है एक, जो मांग वक्र दाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, क्योंकि मांग जो वस्तु की कीमत है और मांगी गई मात्रा उसमें विपरीत संबंध होता है। इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद रखिएगा। मांग के नियम लागू होने में या आपस में ये क्रियाशील होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच में क्या है, एक अपोजिट रिलेशन है, एक इनवर्स रिलेशन होता है। फिर आ जाएगा प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था कि अगर उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसकी जगह पर दूसरी वस्तु उपयोग की जा सके। तो प्रीवियस वीडियो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि चीनी जो होती है, जो शुगर है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, तो गुड़ यूज किया जा सकता है। अगर चीनी की जो है कीमतें बढ़ जाएं तो वहां पर अगर जो गुड़ होता है, जैगरी होती है, उसका यूज किया जा सकता है, उसकी जगह पर वो सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर सकता है उसके। लेकिन जैसे नमक है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वस्तु की कीमत एवं मांग के विपरीत संबंध अर्थात ऋणात्मक संबंध का कारण प्रतिस्थापन प्रभाव है। जब एक ही आवश्यकता की पूर्ति दो या अधिक वस्तुओं से संभव होती है तब अन्य वस्तु की कीमत स्थिर रहने की दिशा में एक वस्तु कीमत का परिवर्तन मूल वस्तु के उपभोग में इसलिए परिवर्तन कर देता है क्योंकि उपभोक्ता मूल वस्तु एवं स्थानापन्न वस्तुओं के प्रयोग अनुपात में परिवर्तन कर देता है, यानी कि उसकी जहाँ पर दूसरी वस्तु यूज करने लगता है। जैसे कि मैंने बताया ही, चीनी का ये देखिए दे रखा है एग्जाम्पल कि अगर शुगर है, चीनी है और गुड़ है, एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं। चीनी और गुड़ में यदि चीनी की कीमत में कमी होगी तब अनेक उपभोक्ता गुड़ का उपयोग छोड़कर चीनी के उपभोग पर प्रतिस्थापित हो जाएंगे और जिसके कारण चीनी की मांग में वृद्धि हो जाएगी। और इसके विपरीत अगर होगा, चीनी की कीमतें बढ़ जाएंगी तो लोग गुड़ को यूज करना शुरू कर देंगे, तो उसका सब्स्टिट्यूट है, इसलिए वहां पर कीमतों का प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो इसी वजह से मांग का जो नियम है वो आपका लागू भी हो जाएगा और एक तरह से उसका जो स्लोप होगा वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्रेता की संख्या में परिवर्तन, चेंज इन कंज्यूमर्स नंबर, कि अगर क्रेता जो है या जो बायर्स हैं परचेस कर रहे हैं चीज में, उनकी संख्या में भी परिवर्तन होता है। वस्तु की कीमत का परिवर्तन उपभोक्ता की संख्या को भी प्रभावित करता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो कुछ ऐसे उपभोक्ता भी उस वस्तु का उपभोग करने लगते हैं जो आरंभ में ऊंची कीमत के कारण उपभोग करने में असमर्थ थे। जैसे कि कॉफी की अगर हम बात करें तो कॉफी अभी इंडिया में वैसे तो बहुत अब लोग पीने लगे हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, तो वो लोग कॉफी यही यूज करते हैं, वो लोग ज्यादातर चाय को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कॉफी की कीमतें बहुत ज्यादा गिर जा रही हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि लोग कॉफी भी पीना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, नए जो कस्टमर्स हैं वो बनने लगेंगे, तो क्रेता की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो वहां पर क्रेता की संख्या जब बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ जाएगी। इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो अनेक उपभोक्ता अपनी सीमित आय के कारण उस वस्तु के उपभोग को बंद कर देते हैं। और अपोजिट भी हो जाएगा कि अगर बहुत महंगी हो गई तो बहुत सी ऐसी मिडिल क्लास फैमिली जो अफोर्ड कर पा रही थी अब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग भी पीना छोड़ सकते हैं। तो वहां पर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, दोनों ही दशाएं रहती है। तो वो ये थे आपके मांग के नियम में कि क्यों एक मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, उसके रीजंस भी समझ लीजिए या मांग के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। इस दुनिया में जितने भी नियम बने हैं सबके कुछ ना कुछ अपवाद हैं,
क्योंकि ये अलग अलग तरह के क्रेता होते हैं, उनकी वर्सटाइल डिमांड होती है, नेचर होता है, इंटरेस्ट होता है। इसकी वजह से बहुत से या एक तरह से समझ लीजिए कि अलग अलग वर्ग के लोग रह रहे हैं, कुछ धनी वर्ग है, कुछ निर्धन वर्ग है। तीन तरह से मेनली देखा जाता है समाज को, सोसाइटी को। अपर क्लास होता है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो सबकी अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग उनकी जो है क्या का स्वभाव होता है, क्या प्रेरणाएं होती हैं। तो इसकी वजह से कुछ अपवाद भी हैं इसमें। क्या अपवाद है आइए देखते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसकी वजह से मांग का नियम लागू नहीं होता। क्या है? भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस। अगर किसी वस्तु की फ्यूचर में ये है कि कीमतें बढ़ जाएंगी, तो अभी अगर थोड़ी सी भी बढ़ी है तो भी लोग उन चीजों को परचेस करना शुरू कर देते हैं कि अभी ज्यादा कीमत में वृद्धि नहीं हुई है तो हम इसको खरीद लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो वहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। फिर है प्रतिष्ठित वस्तुएं, प्रेस्टिजियस गुड्स। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्रतिष्ठा सूचक होती हैं, जैसे कि कार है। अगर किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो भी वो अगर बाइक है उससे जा सकता है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकता है। बहुत से ऑप्शंस होते हैं ना, लेकिन जो कार है वो इस तरह से प्रेस्टिजियस आपको उसको दिखाती है, आपके स्टैंडर्ड को दिखाती है कि आपके पास कार है। तो अभी भी इंडिया में ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। वैसे विदेशों में अगर देखा जाए तो लोग ज्यादातर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। रोड पर इतनी ट्रैफिक नहीं रहती। आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं रोड पर ट्रैफिक इतनी क्यों है। एक ही एरिया से चार लोग हैं, जाना उनको एक ही जगह पर ऑफिस है, लेकिन चार अलग अलग गाड़ियों से जाएंगे वो लोग। तो क्या होता है, इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रही है, लोगों को प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। लेकिन क्या है, अपने एक प्रतिष्ठा, अपने एक स्टैंडर्ड दिखाना है, इसलिए हमको अपनी पर्सनल गाड़ी से ही जाना है वहां पर। तो ये चीज है प्रेस्टिजियस गुड्स की वजह से भी कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में मिथ्या आकर्षण, फॉल्स शो के कारण मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। समाज का धनी वर्ग अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए ऊंची कीमत वाली वस्तुओं को भी अधिक क्रय करता है। तो यहाँ पर अपर क्लास में तो ये होता है कि जितनी ज्यादा महंगी चीज खरीद रहे हैं उतना ही उनका शौक बढ़ रहा है, उनका स्टैंडर्ड दिख रहा है, तो महंगी से महंगी चीजें परचेस करने को तैयार रहते हैं। तो उसका रीजन यही होता है, जैसे कि अगर आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पर ही बहुत से रोज व्लॉग्स इस तरह के आ रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्सिंग ही कर रहे हैं नई नई चीजों की। आज आईफोन कोई आया, फिर कोई दूसरा आया, परसों। काम सबका सेम है, करना वही है। आप लोग फोन के लिए ही देख लीजिए, अगर एक के पास आईफोन है तो दूसरे दोस्त को आईफोन चाहिए ही चाहिए। काम वही सारे करने हैं आपको, अपने फोन से भी आईफोन से भी। कोई आपके पास अलग से काम नहीं है, लेकिन क्या, शो ऑफ करने के लिए। वही चीज यहाँ पर भी हो जाती है कि आप अधिक कीमत पर वस्तु को खरीदने को तैयार हो जाएंगे, मांग का नियम लागू नहीं होगा। फिर आ जाएगा उपभोक्ता की अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। क्योंकि हमारा जो मार्केट है उसमें मार्केट में ये अपूर्ण प्रतियोगिता है, इम्परफेक्ट आपकी रहता है कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन है कि पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। क्या होती है आगे समझेंगे, अलग से चैप्टर है इस पर तो पूरा। पूर्ण प्रतियोगिता में जो क्रेता होते हैं या विक्रेता होते हैं पूरी तरह से मार्केट की नॉलेज होती है। लेकिन अभी अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग को इतनी ज्यादा सही पूरी तरह से मार्केट की नॉलेज नहीं होती, पूरी तरह से अपने राइट्स ही नहीं पता होते हैं आज के टाइम में तो कंज्यूमर को। अब तो खैर बहुत अवेयर हो गए, इसीलिए आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसमें क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत भी था। एक स्लोगन भी दिया जाता था उस टाइम, जागो ग्राहक जागो का। तो वहां पर क्या था, जिससे कि वो अवेयर हो सके, अपने राइट्स को जान सके, अपनी चीजों को जान सके, कि जब उपभोक्ता अपने अज्ञानता के कारण ऊंची कीमत देकर यह अनुभव करता है कि उसने अधिक टिकाऊ एवं शेष वस्तु खरीदी है। आज के टाइम में तो इतना फ्रॉड है मार्केट में कि अगर आपको आप अवेयर नहीं है, आपको चीजों की नॉलेज नहीं है, पहले से आप समझ कर नहीं गए हैं, तो सामने वाला व्यक्ति किसी को कुछ भी बेच देगा। क्योंकि मार्केटिंग इसको से ये इस लेवल की हो चुकी है कि बिल्कुल बेकार से बेकार चीज आपको बेच देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो गया। तो बहुत ही अवेयर होकर आपको जाना है। तो इस वजह से भी क्या होता है, मांग का नियम लागू नहीं हो पाता कि घटिया से घटिया वस्तु भी आप अधिक ऊंची कीमतों पर लेके चले आते हैं तो आप मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। फिर आएगा ग्रिफिन का विरोधाभास। ये भी है, पूछा जाता है कि ग्रिफिन का विरोधाभास नियम क्या है। ग्रिफिन पैराडॉक्स इसमें क्या है कि जब उपभोक्ता की दो वस्तुओं में एक घटिया वस्तु इंफीरियर गुड्स हो तथा दूसरी शेष वस्तु सुपीरियर गुड्स हो, तब ग्रिफिन का विरोधाभास उत्पन्न होता है। घटिया वस्तुएं वे होती हैं जिनका उपभोग उपभोक्ता द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि उपभोक्ता अपनी सीमित आय और शेष वस्तु की ऊंची कीमत के कारण कम कीमत वाली वस्तु अर्थात घटिया वस्तु का उपयोग करता है। ऐसी दशा में घटिया वस्तु की कीमत में जब कमी होगी तब उपभोक्ता कीमत के घटने के कारण सृजित अतिरिक्त क्रय शक्ति से अच्छी वस्तु का उपभोग करेगा तथा घटिया वस्तु का उपभोग घटा देता है। इस प्रकार यानी कि कहने का मतलब ये है कि
कि ग्रिफिन का विरोधाभास नियम जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक हो जाती है इन्फीरियर गुड्स यानी कि घटिया वस्तु, दूसरी हो जाती है सुपीरियर गुड्स। जैसे कि अगर जो लोअर क्लास के लोग हैं, अब जैसे कि अगर हम गेहूं की ही बात करें, गेहूं में भी बहुत किस्म के गेहूं आता है, चावल में बहुत किस्म का चावल आता है, तो कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, कुछ आपकी जो है बहुत बेकार क्वालिटी का। जैसे कि जो कोटे से मिलता है राशन, जो कोटे से आता है, वहां पर जो चावल होता है तो आपने देखा होगा बहुत मोटा मोटा चावल होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। लेकिन क्या है, कुछ लोग हैं कि उनकी इनकम नहीं है कि वो अच्छा अफोर्ड कर सके, तो वो उसी को ही लेते हैं, उसी को ही कंज्यूम करते हैं, उसी को जो है खरीदते भी हैं अगर मार्केट से, तो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं खरीद पाते, तो वो इन्फीरियर गुड्स में आ जाता है। तो अगर उनकी आय में वृद्धि हो जाए उन लोगों की, तो वो क्या करेंगे, वो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं यूज करना शुरू कर देंगे। तो वहां पर क्या होगा कि उनकी मांग बढ़ जाएगी और इसकी मांग घट जाएगी। और यही है आपका ग्रिफिन का विरोधाभास नियम। और इसी से क्या होता है, ये जो विरोधाभास होता है चीजों में, तो वही मांग के नियम का एक अपवाद भी बनता है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि मांग के नियम के अपवाद क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि मांग क्या है और मांग का नियम क्या है, उसके जो है बारे में समझा था, उसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसकी साड़ी को किस तरह से उसका कर्व बनता है। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि क्यों उसका कर्व बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, साथ में मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें हम इसके आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फिर से शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।